बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग और मुलाकात का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी यह साफ हो गया है कि बिहार को जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार की सियासत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। लेकिन इस बीच नई सरकार को लेकर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाने से अब ये साफ हो गया है कि बिहार अब नई सरकार के गठन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। नई सरकार को लेकर सियासी हलचल कितनी तेज है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने एक बार फिर सीएम आवास पहुंचे। शनिवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की, तो रविवार शाम को सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई मंत्री और विधायक सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सियासी हलचल के बीच मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, बस कुछ ही दिन की बात है। नए सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चेहरा बीजेपी को तय करना है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? आज नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। खाली मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम और उनके विचार को ही आगे बढ़ाएगी। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा। ये जो सरकार अभी बनेगी वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जल्द सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बयान दिया कि सीएम का चेहरा बीजेपी को तय करना है। बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ कर दी गई है। ये तय हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में सियासी हलचल के बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद सीएम नीतीश इस्तीफा देंगे। लेकिन बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार के गठन में 2 बातें तय हैं। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है। दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं।
इसके अलावा भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख लगभग तय हो चुकी है तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। दोपहर से शाम तक सीएम आवास पर कई मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। माना जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं उनमें करीब करीब मंत्री रिपीट हो सकते हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मंत्री श्रवण कुमार भी सीएम आवास पहुंचे थे। श्रवण कुमार ने नई सरकार के गठन को लेकर क्या कहा और ये एनडीए के बड़े नेताओं को तय करना है, ये श्रवण कुमार ने स्टेटमेंट दिया है। क्या लग रहा है सर, अब तो शपथ की तारीख भी लगभग तय कर दी गई है, 15 तारीख को शपथ है। अभी शपथ के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। चलती फिरती खबरें से लोगों को पता चल रहा है कि 15 तारीख को शपथ होने वाला है नई सरकार का। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी जगह पर आसीन है तब तक शपथ ग्रहण कैसे होगा। जब मुख्यमंत्री जी अपने पद का त्याग करेंगे और त्याग करने के बाद मंजूरी हो जाएगी तभी ना शपथ ग्रहण होगा और नई सरकार का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए मंत्री बनेंगे। इतनी जानकारी है कि कैबिनेट की बैठक 11 तारीख को होगी, 14 तारीख को 11 बजे से, और कैबिनेट के बैठक के बाद क्या निर्णय लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग उस निर्णय का इंतजार करेंगे। मुलाकात करने गए थे और कई मंत्री गए थे सीएम हाउस में, क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तय हो चुका है क्या? नहीं, इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब हम इस्तीफा देंगे, ये सब बात थोड़ी होती है। इस बार जो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा, क्या उसमें कोई नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं? चाहे जेडीयू कोटे की बात करेंगे, बीजेपी कोटे से, या एनडीए गठबंधन में। दूसरी बड़ी बात, क्या पुराने चेहरे जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं? देखिए, सारा जो विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, क्या मॉडल होगा, ये सारा चीज, नए लोग होंगे, पुराने लोग होंगे, ये सारा चीज एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके तय कर रहे हैं। और अब बात एक ऐसे हादसे की जिसने सबको दहला दिया। कटिहार में नेशनल हाईवे पर शनिवार की शाम मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार बस ने एक ही झटके में 13 जिंदगियां छीनी और 32 लोगों को जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। दिखाते हैं रिपोर्ट। कटिहार में रफ्तार का वार, सड़क पर मौत का खेल, टूट गए अपनों के मेल। कटिहार वो सड़क जो चंद मिनट पहले तक आम थी, अचानक चीखों और खून से सन गई। एक जोरदार भिड़ंत और फिर सब कुछ खत्म। एक सफर जो हंसी खुशी से शुरू हुआ था वो मातम में तब्दील हो गया। किसी ने न सोचा था कि घर लौटने की जल्दी जिंदगी से इतनी दूर ले जाएगी कि कभी दोबारा घर के दर्शन ही नहीं होंगे। एक बस और एक पिकअप, दोनों को इतनी जल्दी थी कि सामने कई लोगों की मौत ने दस्तक दे दी। हादसा इतना भीषण था कि लोहे की गाड़ियां कागज की तरह पिचक गईं। 12 से ज्यादा लोग जो कल तक अपने परिवार के साथ सपने बुन रहे थे, अब सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं और करीब 32 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के बसगढ़ा गांव के नजदीक पिकअप वाहन एवं बस की सीधी टक्कर में 13
व्यक्ति कालकलवित हो गए हैं एवं 25 व्यक्ति घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का भाई तो किसी का पूरा परिवार कोई अपने पिता का इंतजार कर रहा था तो किसी की मां घर की चौखट पर नजरें टिकाए बैठी थी। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इसे लेकर परिजनों में चीख पुकार मची हुई है और घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह अलर्ट है सिस्टम। अस्पताल के गलियारों में पसरा मातम उन 32 घायलों के दर्द की गवाही दे रहा है जो मौत को छू कर लौटे हैं। डॉक्टरों की टीम जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन जो घाव दिलों पर लगे हैं उनका इलाज शायद ही किसी के पास हो। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, पर क्या चंद रुपयों के कागज उन सूनी गोद को भर पाएंगे? क्या वो मासूम फिर कभी अपने पिता का हाथ थाम पाएगा? लोग गए थे झारखंड उधर मेला देखने, पूजा करने, तो उसी आने टाइम में कोई बस वाला टक्कर मार दिया है और कितने लोगों की मौत हुई? 6 इस बस्ती से हुआ है और दूसरा बस्ती से भी हुआ, अगल बगल बबनी से। हाँ, बबनी से, एक कुरसेल से हुआ है। सड़कें सिर्फ रास्तों को नहीं जोड़ती, परिवारों को जोड़ती है, लेकिन जब लापरवाही और रफ्तार का मेल होता है तो ऐसे ही मंजर सामने आते हैं। अब जरूरत है जागरूक होने की, सड़क पर सतर्क रहने की, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों की कीमत बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नितिन नवीन ने इस हादसे को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। तो कटिहार में भीषण सड़क हादसे पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही अधिकारियों पर सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर निर्देश भी दिए हैं। जो हादसा कटिहार में हुआ है वो बहुत ही दुखदाई है। उस परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। बस के कहर, स्पीड के कहर के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो एक समीक्षा करने की आवश्यकता है कि लोग नेशनल हाईवे पर दुकान लगा लेते हैं, अपना गाड़ी लगाना शुरू करते हैं, और जब आप गेराबारी और जो कोढ़ा है वहां जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा मार्केट ही नेशनल हाईवे पर है। तो इसको जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में नेशनल हाईवे पर या फिर उसके सर्विस रोड पर जो है लोग आवागमन को बाधित नहीं करें। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट ले लिया। एसपी विनय तिवारी ने विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को रवाना कर दिया। एसपी के मुताबिक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जाने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस दबिश के कारण विधायक और उनके भाई भूमिगत हो गए हैं। और सासाराम से बड़ी खबर है, गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। 150 बीघे में यह भीषण आग लगी है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। कराघर थाना क्षेत्र के रेहाड़ी और समहोता में यह आग फैली है। बड़ी खबर सासाराम से, गेहूं के फसल में भीषण आग। 150 बीघे में जो फसल लगी हुई थी उसमें यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। कराघर थाना क्षेत्र और रेहाड़ी थाना क्षेत्र के समहोता में आग लगी है और ये देखिए आग कितनी विकराल है, आग कितनी तेजी से फैलती जा रही है। चूंकि गेहूं की फसल पककर तैयार थी, उसका
जो फसल का जो नीचे वाला तना था वो सूखा हुआ था, इसीलिए आग तेजी से फैलती चली गई। आग की लपटों की आवाज और धुएं का गुब्बार दोनों इस समय आप सुन और देख पा रहे होंगे। ये विकराल होती चली गई आग। जब तक किसान समझ पाते, कुछ कर पाते, 150 बीघा पकी पकाई फसल जो कटने वाली थी वो बर्बाद कर दी इस आग ने। तस्वीरें देखिए, डराने वाली है, मायूस करने वाली है और किसानों को परेशान करने वाली ये तस्वीरें जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बनमनखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बनमनखी एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बड़ी खेप को लेकर मधेपुरा की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर जानकारी नगर पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1224 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से गाड़ी, सोने की चैन, अंगूठी, सोने की चक्की और करीब 6,800 रुपए नकद बरामद किए। जानकी नगर थाना क्षेत्र में इस गाड़ी को रात में पीछा करते हुए इसको पकड़ी है और इसमें भारी मात्रा में स्मैक को बरामद किया गया, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। ये तकरीबन 1.25 किलोग्राम स्मैक है और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसको भी जब्त किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है निरंजन कुमार यादव उर्फ बंटी, पेसर परमेश्वरी यादव, साकिन डहरिया चकला, टोला वार्ड नंबर 1, थाना छातापुर, जिला सुपौल। और दूसरे जो अभियुक्त है उनका नाम है रणदीप कुमार उर्फ बबलू, पेसर अभिनंदन यादव, साकिन बिशनपुर वार्ड नंबर 7, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा मोड़ आया। इस मामले के मुख्य आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची तो परिजनों ने उसके निधन की सूचना दी। हालांकि मौत को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि आरोपी की मौत शनिवार को उसके घर पर हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन हार्ट अटैक से मौत होने का दावा कर रहे हैं, जबकि स्थानीय सूत्र आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। जिस पुरुष द्वारा दुष्कर्म किया गया था, उनके भी विभिन्न ठिकानों पे रेड किया गया। लगातार दिन से ही पुलिस उनका पीछा कर रही थी। शाम में जब उनके आवास पहुंचे तो मालूम चला कि उनका निधन हो चुका है ड्यू टू या लोगों द्वारा बताया गया कि या इनको हार्ट अटैक आया या फिर सुसाइड है। इसके बारे में अभी जांच चल रही है, पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम नवीन कुमार, जो पुरुषोत्तमपुर कच्ची पक्की थाना के रहने वाले हैं। ये व्यवसाय से बिजली मिस्त्री का काम करते थे। और गोपालगंज में तापमान बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटे में जहरीले सांपों के काटने से 13 लोग अचेत हो गए। सभी को अलग अलग इलाकों में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार कई लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़कर इलाज में देरी कर रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से तत्काल अस्पताल में इलाज कराने की अपील की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जहरीले सांपों का कहर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में जहरीले सांपों के डसने से 13 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल के अलावा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और इनमें एक रसेल वाइपर सांप ने भी एक युवक को डस लिया है, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया है। लोगों ने सांप का वीडियो भी बनाया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में लगातार सांपों का कहर बढ़ रहा है, उससे लोग परेशान हैं। परिवार के सदस्य भी इनसे ही बात कर रहे हैं। कैसे सांप डस लिया? गेहूँ बांध रहे थे, गेहूँ बांध रहे थे और गेहूँ को ऐसे उलाटा तलब पीछे से वो सांप काट लिया। पहचान पाए कौन सांप था? देख पाए? हाँ, वीडियो बनाया है। कौन सांप था? रसल वाइपर। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी मतलब बहुत पहले से बढ़िया है। तो आप लोग झाड़ फूक भी कराए के डायरेक्ट अस्पताल आए? नहीं, पहले जड़ी उड़ी उधर सटाए थे लोग, लेकिन हम गए तो लेकर इधर आए अस्पताल में। इलाज पर विश्वास नहीं? हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। तो कई ऐसे परिवार हैं जो पहले
झाड़ फूक करा रहे हैं, उसके बाद अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने ऐसे लोगों से अपील किया है और कहा है कि जब सांप डसे तो झाड़ फूक कराने और तांत्रिक के चक्कर में न फंसे, तत्काल उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल में पहुंचाएं और इलाज कराएं। सांप डसने से संबंधित मरीजों की इलाज से उनकी जान बचाई जा सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।